एक्चुअली इसका नाम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों रखा गया। जैसे फिंगरप्रिंट आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, ठीक है, जो किसी भी दूसरे इंडिविजुअल से मैच नहीं करता है। तो यानी कि ये फिंगरप्रिंट हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसके लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, और वो जीन जो है वो हर एक जनरेशन में क्या होता है, हर एक ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, वेरिएबल होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक जीनोम होता है जो किसी दूसरे पर्सन से या किसी दूसरे इंडिविजुअल के, चाहे वो उसी स्पीसीज का हो चाहे वो उसी पेरेंट के हो, उनका आपस में मैच नहीं करता, एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो है वो सर अलेक्स जेफरी ने दिया था, और इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत सबसे पहले लाल जी सिंह ने किया, ठीक है। सीसीएमबी हैदराबाद में प्रोफेसर थे, ठीक है। तो देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज जो है वो कई सारे केसेस को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई पैटर्नल डिस्प्यूट हो कि बच्चे का कोई डिस्प्यूट हो, उस केस में किया जाता है, या कई सारे इन्वेस्टिगेशन में किया जाता है। जैसे क्रिमिनल एक्टिविटी में जो सैंपल लिए जाते हैं उसकी जांच करके क्रिमिनल का पता लगाया जाता है, तो इसी की मदद ली जाती है, क्योंकि वहाँ से उस ऑर्गन का सैंपल लिया जाता है और उसको मैच करा के देखते हैं उस स्पॉट से या बड़े स्पॉट से जहाँ पे भी सैंपल उनको मिला होता है, तो उसे मैच करा के देखते हैं। अगर उस पर्सन से मैच कर जाता है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वो इसी की मदद से पॉसिबल हो पाता है। तो कैसे पॉसिबल हो पाता है ये देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखिएगा, पहले कुछ जनरल चीजें हैं इनको देखिएगा। एज स्टेटेड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन दैट इज 99.9% ऑफ बेस सीक्वेंस अमंग द ह्यूमन इज द सेम। कह रहे हैं ह्यूमन में एक दूसरे इंडिविजुअल का लगभग 99.9% जो बेस सीक्वेंस होता है वो सबका क्या होता है, सिमिलर होता है, यानी 0.1% का ही डिफरेंस पाया जाता है। Assuming human genome as 3 into 10 power 9 base pair, in how many base sequence would there be different? इसमें से कितने base pair different? तो उसका 0.1% निकाल लीजिए, आ जाएगा उतने ही क्या होंगे, डिफरेंट होंगे जितने टोटल हैं, ठीक है। तो इसका 0.1%। Is there differences in sequence of DNA which make every individual unique in their phenotypic appearance? यही जो differences हैं, जितने भी बेस पेयर डिफरेंट आएंगे, इसी के बेसिस पे हर एक ऑर्गन का एक अपना फिजिकल अपीयरेंस होता है जो किसी दूसरे से मैच नहीं करता, यानी वो एक दूसरे से क्या होता है, अलग होते हैं। उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, चाहे वो स्किन का कलर हो, बॉडी हाइट हो, हेयर का कलर हो, आइरिस का कलर हो, एटसेट्रा एंड सो ऑन। ऐसे ही कई सारे कैरेक्टरिस्टिक की लिस्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। If one aim to find out the genetic differences between the two individuals or among the individual of the population, sequencing the DNA every time would be a daunting and expensive task. Imagine typing to compare two sets of 3 to 10 power 6 base pair, and DNA fingerprinting is a very quick way to compare the DNA sequence of any two individual. तो अगर हम क्या करें कि किसी दो इंडिविजुअल को फाइंड आउट करने में बैठे कि इनके कितने बेस में आपस में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा और काफी खर्चीला प्रोसेस भी हो जाएगा। तो इसका आसान तरीका क्या है कि हम क्या कर लें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर लें, जो कि क्विक प्रोसेस है और कम खर्चीला भी। देखिएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व द आइडेंटिफाइंग द डिफरेंसेस in some specific region in the DNA sequence called the repeated DNA। तो देखिएगा, जैसे कोई भी पर्सन का जो डीएनए है, इसमें आपको बताया गया था कि कुछ साइट जो होता है जहां पे जीन्स पाए जाते हैं और कुछ पोजीशन ऐसे होते हैं जहां पे कोई जीन नहीं पाया जाता। क्या बोलते हैं जिस जगह पे जीन नहीं पाया जाता? इंट्रॉन बोलते हैं। एक्सॉन जो है जहां पे जीन पाया जाएगा वो किसी प्रोटीन के लिए कोड करेगा, और इंट्रॉन वो रीजन होते हैं जहां पे
कोई भी जीन नहीं पाया जाता है, मतलब ये किसी भी स्ट्रक्चरल जीन या प्रोटीन को कोड नहीं करता। तो ये इंट्रॉन या इतने पोर्शन को हम जंक डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक डीएनए बोलते हैं। जंक अब वैसे तो कूड़ा होता है, ठीक है, लेकिन ये कूड़ा नहीं है, ये भी काम का चीज है, ठीक है। अब एक्चुअली देखिए ये कि जहां पे जीन्स पाए जाते हैं ना, हो सकता हो ये पार्ट जो हो वो सिमिलर हो। जैसे हमारे पास आई कलर के लिए जो जीन है, वही आई कलर का जीन आपके पास भी है। मेरे आइरिस का कलर ब्लैक है, आपके आइरिस का कलर भी ब्लैक है, तो आप हो सकता है कि आप में भी वही जीन प्रेजेंट हो होमोजाइगस कंडीशन में, तो जीन जो है वो सेम हो सकते हैं। लेकिन जो जंक डीएनए है यानी इंट्रॉन वाले पार्ट होते हैं, यहाँ पे कुछ नाइट्रोजनस बेस पेयर सीक्वेंस का रिपीटेड यूनिट पाया जाता है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे पाया जा रहा है CAG, ठीक है, तो यही रिपीट होगा CAG CAG। तो इतने दूर में कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार रिपीट हुआ है। तो हो सकता है कि डीएनए जो इसकी लेंथ ऑफ डीएनए हो इसमें कई बार रिपीट हो। तो ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्या? रिपीटेड यूनिट बोलते हैं, रिपीटेटिव यूनिट बोलते हैं। तो रिपीटेटिव यूनिट में हमारे पास कितने यूनिट मिले हैं? 3 रिपीटेटिव यूनिट मिले हैं, वो भी किसके? CAG CAG CAG। हो सकता है कि किसी दूसरे डीएनए में यही रिपीटेड यूनिट हो, लेकिन दूसरा हो, GAC हो, GAC 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 हो, तो हमारे से ये मैच करेगा क्या? नहीं मैच करेगा। लेकिन जीनोम वाला पार्ट मैच कर सकता है कि नहीं? जहाँ पे जीन है, हो सकता है कि होमोजाइगस डोमिनेंट में हो, किसी में हेटेरोजाइगस हो, किसी में रिसेसिव फॉर्म में हो, लेकिन वो जीन जो है वो सेम कैरेक्टर के लिए एक्सप्रेस करेगा, लेकिन ये वाला पार्ट जो है हमारा मैच नहीं करेगा। सब में ये रिपीटेड यूनिट जो होती है वो अलग अलग होती है। अगर मान लीजिए कि मेरे में 3 बार रिपीट हुआ है और आप लोग में भी सेम सीक्वेंस पाया जाए, लेकिन आपने 3 बार रिपीट नहीं करेगा, 2 ही बार रिपीट। क्या कर रहा हो? उसी क्रोमोसोम पर उसी लोकेशन पर वो कितनी बार रिपीट हो रहा? 2 बार रिपीट हो रहा। तो वेरिएबल हुआ कि नहीं? अलग हुआ सर। देखिए रिपीटेटिव डीएनए बोलेंगे बिकॉज इन दिस सीक्वेंस अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम। वो स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए क्या है? यही CAG है ना, तो यही बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है वहां पर। These repeated DNA are separated from the bulk genome DNA at different peak during the density gradient centrifugation। देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, इस डीएनए को हम क्या करते हैं? कट कर लेते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम कट कर लेते हैं, तो हम ये वाला पार्ट हटा देंगे सबसे, सिर्फ यही वाला पार्ट बचेगा इंट्रॉन वाला। अब इसको क्या करेंगे? हम सेंट्रीफ्यूज कराएंगे। जब सेंट्रीफ्यूज कराएंगे तो इसमें क्या होगा? हमको अलग अलग कह रहे हैं कि पीक मिलेगा। क्या मिलेगा? पीक मिलेगा। एक हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला, एक लो मॉलिक्यूलर लो पीक मिलेगा, एक हाई पीक मिलेगा। देखिए द बल्क डीएनए फॉर्म अ मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक आर रिफर्ड टू एज द सैटेलाइट डीएनए। कह रहे हैं कि एक बल्क पीक होगा और एक क्या होगा? स्मॉल पीक होगा। स्मॉल पीक को ये क्या कर रहे हैं? सैटेलाइट डीएनए बोल। क्या बोले? सैटेलाइट डीएनए। डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन। अब ये बेस, यहाँ पे बेस का कंपोजिशन कैसा होगा उसके बेसिस पे, AT रिच है या GC रिच है, ठीक है, A into T मतलब एडेनिन और थाइमिन रिच है या फिर ग्वानिन या साइटोसिन रिच है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड द नंबर ऑफ रिपीटेड यूनिट। द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरी सच एज द माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। फिर अब इस सैटेलाइट डीएनए को हम फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। किसमें? माइक्रो सैटेलाइट में एंड मिनी सैटेलाइट etc. These sequences normally do not code for any protein।
ये वो सीक्वेंस हैं जो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। बताया तो आपको, ये वो सीक्वेंस हैं जो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते, बट दे फॉर्म द लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। लेकिन ये हमारे ह्यूमन जीनोम का मैक्सिमम पोर्शन यही फॉर्म करते हैं। These sequences show high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting। यही क्या करते हैं, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये रिपीटेटिव यूनिट हाईली वेरिएबल है ना, कह रहे हैं कि रिपीटेटिव यूनिट किसी में ज्यादा किसी में कम, और किसी में ये सीक्वेंस क्या हो सकता है, दूसरा पाया जा सकता है, और नंबर भी दूसरा हो सकता है। मैंने बोला यहाँ पे 3 बार रिपीट कर रहा है, यहाँ 2 बार रिपीट कर रहा है, किसी में 4 बार, किसी में 6 बार रिपीट कर रहा होगा। हो सकता है सेम सीक्वेंस हो या अलग सीक्वेंस हो। अगर सेम सीक्वेंस होगा तो भी नंबर अल्टर करेगा, नंबर वेरी करेगा उसी रीजन पर, उतनी ही रिपीटेटिव यूनिट आपको वहां पे नहीं मिलेगी। तो यही बेसिस होता है किसका, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। कैसे, अभी हम मैकेनिज्म में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू सच एज ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म एक्सेट्रा फ्रॉम एन इंडिविजुअल सो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। आपके बॉडी की कोई सी भी सेल ले ली जाए तो सबके अंदर जो ये नॉन सीक्वेंसिंग डीएनए का कोड पाया जाएगा, जो रिपीटेटिव यूनिट पाई जाएगी, वो क्या होगा, सब में सेम होगा। तो कोई भी सैंपल मिल जाता है, जैसे इन्वेस्टिगेशन साइट पे जब किसी क्रिमिनल का सैंपल मिल जाता है उनको, तो वो क्या करते हैं, जिसके जिसके ऊपर शक होता है उसके सैंपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई भाग गया तो उसका सैंपल कैसे कलेक्ट करें, उसके घर चले जाते हैं, टूथब्रश मिलेगा उठा लाएंगे, कंघी मिलेगा उठा लाएंगे, टॉवल मिलेगा उठा लाएंगे, बेडशीट मिलेगा, पिलो मिलेगा, कुछ भी मिलेगा उठा लाएंगे। जहाँ सोता था बैठता था उसका कोई भी ऑब्जेक्ट सामान मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा उठा लाएंगे। उसमें उसके बॉडी की कुछ सेल तो मिल जाएंगी। कंघी में 1-2 बाल ही फंसा हुआ होगा, जिस रूम में रहता होगा 1-2 बाल टूट करके डेली गिर जाते हैं सबके, वही मिल जाएगा। ब्रश करता है, ब्रश उठा लाएंगे, उसमें कुछ सेल्स पड़ी हुई होती हैं, बक्कल म्यूकोसा की सेल्स होती हैं, उनको सैंपल आसानी से क्या होता है, मिल जाता है, और उसी से वो क्या करते हैं, डीएनए मैचिंग करा लेते हैं। They become very useful identification tool in the forensic application। जब फॉरेंसिक जांच होती है तो उसमें जो है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है। फर्दर, एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट। तो कई बार बच्चों को लेकर के डिस्प्यूट हो जाता है। होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई बच्चा गायब हो गया था किसी का, फिर बाद में मिला, ठीक है, तो एक्चुअली ये सब लोग थाने में रिपोर्ट करवाए हुए होते हैं कि ये सिम्टम्स है, हो सकता है वो सिम्टम्स किसी से और मैच कर गया और कई साल के बाद मिला। तो अब 2 गार्जियन पहुंच गए कि हमारा बच्चा है, तो दे किसको, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए मैचिंग करवा लेंगे। या फिर कई बार क्या होता है, हॉस्पिटल्स में मैटरनिटी वार्ड में, एक ही मैटरनिटी वार्ड में 2-3 डिलीवरी हो रही है एक समय पे। अब आप सबके गार्जियन वेट कर रहे होते हैं, सबके घर वाले, तो ले गए। अब नर्स को कंफ्यूजन हो गया, वो ले जाके बता दी कि मुबारक हो आपके यहाँ लड़का हुआ है, बाद में लड़की रखी हुई है, तो कहे आपको बताइए लड़का हुआ है और हमारे इसमें लड़की रखी हुई है। अब एक दिन के बच्चे को कौन देखा कि पहचान पाएगा किसका है? सारे बच्चे तो एक ही जैसे दिखते हैं जब पैदा होते हैं, और एक दिन में ऐसा तो है नहीं कि उसको महीनों से देख रहे हैं कि देख करके पहचान जाएंगे। पहली बार तो दिखाए थे वो भी 1-2 मिनट के लिए दिखा करके फिर लेते गए और वहां हो गया एक्सचेंज। तो फिर अब वो डिस्प्यूट कैसे सॉल्व हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा लीजिए, पेरेंट्स से जिनका मैच कर जाएगा उन्हीं का बच्चा हो। तो ये डिस्प्यूट जो है खत्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, as the polymorphism in the DNA sequence is the basis of genetic mapping of the human genome as well as DNA fingerprinting, it is essential that we understand what DNA polymorphism means in the simple term। तो इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि DNA polymorphism है सिंपल तरीके में। तो सिंपल तरीके में यही समझिए कि ये क्या है, रिपीटेटिव DNA यूनिट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं।
जो किसी भी दो पर्सन में सिमिलर रिपीटेटिव यूनिट नहीं पाई जा सकती है, सब में क्या होगा, वेरिएबल होगा, यानी कि अलग अलग होगा। तो आइए देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। इसको बोलते हैं वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। जेनेटिक लेवल का मतलब क्या, यही जेनेटिक कोड जो है वो डिफर कर रहे हैं, इनका सीक्वेंस और नंबर डिफर कर रहे हैं। अराइजेज ड्यू टू म्यूटेशन, इस वजह से म्यूटेशन की वजह से अराइज। रिकॉल द डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशन एंड देयर इफेक्ट दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर 5 एंड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन इन दिस चैप्टर। तो कह रहा है म्यूटेशन के बारे में आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा और इसमें भी पढ़ा है, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन, सारा कुछ तो पढ़ लिया। न्यू म्यूटेशन में अराइजेज इन द इंडिविजुअल आइदर इन द सोमैटिक सेल और इन द जर्म सेल, सेल दैट जनरेट द गैमेट्स इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन। तो जर्म सेल मतलब जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, जिनके डिवीजन से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो टेस्टिस में भी जर्म सेल पाया जाता है और ओवरी में भी जर्म सेल पाया जाता है, बट बिफोर बर्थ। उस फीमेल चाइल्ड के जन्म से पहले ही जर्म सेल पाई जाती है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्राइमरी साइट बनने होते हैं उस फीमेल चाइल्ड के जन्म से पहले बन जाते हैं। जन्म के बाद कोई भी प्राइमरी साइट का नंबर बढ़ता नहीं है, तो उसका सेल्स डिवाइड कर चुकी होती हैं और मेल में डिवाइड करती रहती है, ठीक है। तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस टिल इट्स डेथ, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाएगी तब तक चलता रहेगा। लेकिन फीमेल में जो प्राइमरी साइट का नंबर है उसके जन्म से पहले जितना बनना था वो बन गया, और जब खत्म हो जाएगा तो वो कंडीशन मेनोपॉज कहलाएगा, क्योंकि उसके बाद मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ अ जर्म सेल mutation does not seriously impair the individual's ability to have the offspring who can transmit the mutation, it can spread to the other member of the population through the sexual reproduction। तो अगर आपके जर्मिनल सेल में कोई वेरिएशन होता है तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन में क्या होता है, जर्मिनल सेल्स जो है वो अगली पॉपुलेशन, अगली जनरेशन में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। उस पॉपुलेशन की अगली जनरेशन में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर सोमैटिक वेरिएशन हुआ है, यानी आपकी बॉडी सेल में कोई म्यूटेशन हो गया है, तो वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कैंसर, सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, उसकी वजह से म्यूटेशन हुआ, उससे की वजह से ट्यूमर कॉज हो गया, ठीक है। तो कैंसर फॉर्म हो गया, तो कैंसर आपके सोमैटिक सेल में होता है, जो कि इनहेरिटेबल नहीं होता है, अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। हाँ, अगर उसका जीन आपके जर्मिनल सेल में पाया जाएगा तो अगली जनरेशन में ट्रांसफर। जैसे कई सारे ऐसे सोमैटिक कैरेक्टर हैं जो इनहेरिटेबल भी अब देखे जा रहे हैं, जैसे डायबिटीज। कई सारे लोगों को इनहेरिटेबल डायबिटीज का केस सुनने में आ रहा है कि कई सारे लोग को जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो कह रहे हैं कि हमारे पिताजी को भी, हमारे बाबा को, हमको भी खानदानी बीमारी हो गई, ठीक है। तो इन यूजुअली इसमें था क्या कि भाई जिनका बीटा सेल्स जो है वो डैमेज हो जाए, इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो डायबिटीज पेशेंट हो जाते थे, या फिर एडीएच की कमी हो जाती, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस या डायबिटीज इंसिपिडस यही था। लेकिन डायबिटीज मेलिटस कई सारे लोगों के केस में ये देखा जा रहा है कि वो क्या है, इनहेरिटेबल है, मतलब जो बीटा सेल्स फॉर्मेशन के लिए जीन रिस्पांसिबल थी उसी में म्यूटेशन हो गया, उसी में चेंज हो गया है, तो उसकी वजह से उनमें बीटा सेल्स, नंबर ऑफ बीटा सेल्स क्या हो रही है, उतनी फॉर्म ही नहीं है। अगला देखिएगा, एलीलिक। अगेन रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ एलील फ्रॉम द चैप्टर 5। एलील कह रहे हैं कि पेयर फॉर्म या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जो होता है वही क्या होता है, एलील होता है। और एलील होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर सेम लोकाई पर पाए जाते हैं। जितना ही आपको बताया गया कि मान लीजिए कोई होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो किसी भी जीन्स के जो अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे वो उसके होमोलॉगस पेयर पर सेम लोकाई पर, सेम जगह पर पाए जाएंगे, ठीक है। सीक्वेंस वेरिएशन है ट्रेडिशनल
traditionally been described as a DNA polymorphism if more than one variant यानी allele at a locus occurs in the human population with a frequency greater than अंडरलाइन कर लीजिएगा 0.01 से ज्यादा है। तो अगर कह रहे हैं कि एलील में कोई वेरिएशन आ जाए, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ का चेंज हो जाए, तो ये भी किसका एग्जांपल होगा? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल होगा। इसमें वेरिएबिलिटी आ गई ना, क्योंकि म्यूटेशन हो गया ना, म्यूटेशन सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, तो एक पोजीशन पर क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसकी वजह से भी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म देखने के लिए मिल सकता है। In simple terms, if an inheritable mutation is observed in the population at a high frequency, it is referred to as the DNA polymorphism. इसी को हम DNA polymorphism। अगर कोई inheritable mutation हो रहा है, मतलब जो अगली जनरेशन में क्या होगा? ट्रांसफर होगा। The probability of such variation to be observed in the non-coding DNA sequence would be higher as mutation in these sequences may not have any immediate effect or impact in an individual's reproductive ability। इस तरह का जो वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है वो किस रीजन पर मिल रहा है? हाँ, इंट्रॉन वाले पोर्शन पर, नॉन इनहेरिटेबल रीजन पर मिल रहा है। नॉन इनहेरिटेबल रीजन मतलब जो जीन होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं ना अगली कैरेक्टर, अगली जनरेशन। तो ये रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, ये नहीं करते हैं, लेकिन ये भी क्या होते हैं? इनहेरिटेबल होते हैं। यानी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये भी अगली जनरेशन में क्या होगा? ट्रांसफर होगा, इसके भी कैरेक्टर। Like again, the mutation keep on accumulating generation after generation and forms one of the basis of variability or polymorphism। तो म्यूटेशन जो होता है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता रहता है। जैसे मान लीजिए कोई जीन चेंज हो गया, फिर अगली जनरेशन में उसमें कोई अल्टरेशन हो गया, अगली जनरेशन में कोई चेंज हो गया, तो ये म्यूटेशन धीरे धीरे क्या होता है? एक्यूमुलेट होते रहते हैं। और एवोल्यूशन वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि यही धीरे धीरे जो म्यूटेशन की वजह से जो एक्यूमुलेशन ऑफ न्यू कैरेक्टर या जीन हो रहा है, यही उस ऑर्गेन्स को क्या करता है? एक नई स्पीशीज में कन्वर्ट कर देता है कुछ समय के बाद। तो यही डीएनए क्या करता है? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है, जो अगली जनरेशन में जो है कुछ चेंजेस दिखाता है। There is a variety of different type of the polymorphism ranging from the single nucleotide chain to a very large scale chain। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन आपने किया था, क्या कहलाया? पॉइंट और फ्रेम शिफ्ट कुछ भी हो सकता है ना। पता चले कि आप एडिशन कर रहे हैं या डिलीशन कर रहे हैं, ये तो पहले बताइए, या क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं उसकी जगह पे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशनल जो होगा वो एक की जगह पर उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट ला रहे हैं, तब तो पॉइंट म्यूटेशन होगा। अगर सिर्फ एक इंसर्ट कर दे रहे हैं या एक डिलीट कर दे रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, तो फ्रेम शिफ्ट होगा। 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का सबसीक्वेंट एक के बाद एक एडिशन या डिलीशन करने से फ्रेम शिफ्ट नहीं होता है, तो पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। बस इतना ही तो पढ़ा था। फॉर तो लार्ज स्केल यानी कि पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में उसी में आ जाएगा, ठीक है। और स्मॉल स्केल मतलब वही पॉइंट म्यूटेशन एक ही जगह पर हो। फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, इसी को हम स्पेसिएशन बोलते हैं। तो इवोल्यूशन और स्पेसिएशन यानी नई स्पीशीज की फॉर्मेशन के लिए
सच पॉलीमॉर्फिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इस तरह का पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो नए नए एक्युमुलेशन या कैरेक्टर एक्युमुलेट होते जाएंगे, वही आगे चल करके उसको क्या करेगा, एक नई स्पीशीज में कन्वर्ट कर देगा। एज यू विल स्टडी दीज इन डिटेल्स इन द हायर क्लासेस। ये खराब आ गया, ले जाएंगे फिर किनारे छोड़ देंगे, नहीं बस नहीं कुछ बात है, मुझे हम कितना आगे बढ़े। The technique of DNA fingerprinting was initially developed by underline कर लीजिएगा एलेक्स जेफरी। He used a satellite DNA, underline कर लीजिएगा, इन्होंने सैटेलाइट DNA का यूज किया। DNA as the probe that was very high degree of polymorphism, जिसमें क्या था, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म था, मतलब इस तरह का वेरिएशन था उसमें। It was called the underline कर लीजिएगा, VNTR बोलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर मतलब किसी में 3, किसी में 2, किसी में 5, किसी में 7, तो ये वेरिएबल नंबर हो गया। टैंडम रिपीट मतलब वो न्यूक्लियोटाइड का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। अब कितनी बार रिपीट हो रहा है वो तो वेरिएबल नंबर डिसाइड करेगा ना, कितना, 4, 6, 8, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो इसी को हम VNTR बोलते हैं, जो डीएनए का प्रोब होता है ना, ये डीएनए का प्रोब जो सीक्वेंस शो कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, VNTR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, VNTR, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट यूनिट होती है। द टेक्निक एज यूज्ड अर्लियर इन्वॉल्व द साउदर्न ब्लॉट hybridization using the radio labeled VNTR as a probe and it included। देखिए अब होगा क्या, जैसे हमने ये डीएनए का कोई भी सीक्वेंस ले लिया, ठीक है, देखिए मान लेते हैं हमने कोई 3 सैंपल ले लिया है, ए, बी और सी। ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। मान लेते हैं कि सबका हमने 3rd क्रोमोसोम ले लिया, क्या ले लिया है, 3rd क्रोमोसोम ले लिया है। अब इससे जो रिपीटेड यूनिट है, इसमें मान लेते हैं कि 4 है, तो 4 इसके होमोलोगस पेयर पर भी होगा, ठीक है। मे भी एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरे वाले में क्या हो सकता है, मान लेते हैं 1, 2, 3 ही है, तो दूसरे वाले में इस पे 5 भी हो सकता है। क्यों, म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशन पॉसिबल है ना किसी भी ऑर्गेन में, तो इस वजह से ये हो गया। और इसमें मान लेते हैं हम 2 ही रीजन, ठीक है, ये VNTR प्रोब है या डीएनए प्रोब है जिसको आप इंट्रॉन बोल रहे हैं। बाकी जो पोर्शन बचा हुआ है उस जगह पर जीन्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जीन्स की मदद, जीन्स को हम क्या करेंगे, हमारे पास एक एंजाइम है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन इंटू न्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन इंटू न्यूक्लियस से इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। इसके अलग अलग पोर्शन को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। जहां पे जीनोम पाया जाता है या जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब इस वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स को हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक प्लेट होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, एक प्लेट होता है और इसमें अलग अलग स्केलिंग की गई होती है, यानी चैनल होता है, पैसेज होता है, रास्ता होता है। इससे दो, एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि एनोड होता है एक तरफ, और एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है यानी कि एनोड होता है, ठीक है। हम इसको 2 इलेक्ट्रोड की मदद से कनेक्ट कर देते हैं। क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है, कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। तो हम यहाँ पे सैंपल ए और बी और सी को अलग अलग डाल देते हैं, जिससे ये एनोड की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और जाएंगे। तो इनका
मूवमेंट होता है वो या तो चार्ज के बेसिस पे या तो साइज के बेसिस पे होता है। जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट होगा, या फिर जिसका साइज छोटा होगा वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा। तो जो सबसे छोटे साइज का है वो क्या है हमारा सी वाला सैंपल है। तो सी वाले का जो सैंपल मिलेगा हमको वो कहाँ मिलेगा, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं मिलेगा, ठीक है। बी ए वाले का 4 4 है और इसका है 3 and 5 है। तो इसका मान लेते हैं कि कोई यूनिट जो है यहाँ पे मिल रहा है और एक यूनिट जो है यहाँ पे मिल रहा है। फिर इसका 4 है तो इसके बीच में कहीं मिलेगा, 3 और 5 के बीच में कहीं पे मिलेगा, ये हमको मिल गया, ठीक है। फिर इस डीएनए प्रोब का हम क्या करते हैं, इस डीएनए प्रोब का हम क्लोन बना करके इसमें कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाल देते हैं जिसकी मदद से हम इसका पता लगा सके, ठीक है। अब क्योंकि ये हमको दिखेगा नहीं, ये हमको दिखेगा नहीं, लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बनाएंगे, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होगा। वो डीएनए का पार्ट जो हम बनाएंगे तो इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या, जैसे हम यहाँ पे अगर ले लें ए सी जी ले रहे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट कौन सा आपको मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा टी, और यहाँ पे जी मिलेगा और यहाँ पे सी मिलेगा। तो एक्चुअली जो हम बना करके इसमें डालेंगे तो हमको इसका ये सीक्वेंस पता चल जाएगा ना, इसका सीक्वेंस पता चल जाएगा। अब हमने क्या किया है, तीनों सैंपल को एक जगह पे रख लिया है। अब इस तीनों सैंपल को हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्रिमिनल का सैंपल है उससे हम मैच करा करके देखेंगे। उसमें भी सेम प्रोसीजर हम कर लेंगे जो सैंपल हमको मिला था एट द साइट, ठीक है। जहाँ पे एक्सीडेंटल साइट थी वहाँ पे हमने जो सैंपल उठाया था उसको हमने रखा है अलग से। जितने लोग हमारे पास सस्पेक्ट थे उनका हमने सैंपल लेकर के उसका क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के हमने पता लगा लिया। अब इसके सैंपल को भी हम सेम टेक्निक से हम करेंगे, ठीक है। और फिर इसका भी सीक्वेंस हम उसी तरीके से हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट की मदद से क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमको पता चला कि इसमें भी इन्हीं तीनों में से एक सैंपल क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। अब इन तीनों से क्या करेंगे, जब मैच करा लेंगे तो हमको पता चलेगा कि क्या होगा, बी वाले का सैंपल मैच कर रहा है तो इसको हम पता लगा लेते हैं कि फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये उस साइट पर प्रेजेंट था। तो देखिएगा रेडियो लेवल VNTR एंड प्रोब। तो रेडियो लेवल हम बाद में करेंगे, तो पहले हम इसको अलग कर लेंगे तब। अब देखिएगा इसमें प्रोसीजर क्या क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहले हम डीएनए आइसोलेट करेंगे, जो सैंपल लिया है हमने उससे निकाल लिया। फिर डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर, उसको डाइजेस्ट करेंगे। तीसरा क्या है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके क्या करेंगे, उसको अलग अलग करेंगे। नेक्स्ट फिर ट्रांसफरिंग यानी ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स सच एज द नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन, मतलब इसको हम VNTR जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो हमको सेपरेशन मिला है हम इसको इसी प्लेट पर क्या करते हैं, पलट रख लेते हैं, ठीक है। इसमें नहीं करते, जो प्लेट पे रखते हैं उसको हम बोल रहे हैं नाइट्रोसेलुलोज पेपर होता है या नायलॉन पेपर होता है, उस पे हम करते हैं। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग द लेवल VNTR प्रोब। फिर हम इसका क्या करते हैं, हाइब्रिड तैयार कर लेते हैं। हाइब्रिड मतलब इसका क्या, कॉपी तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी। अ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज शोन इन डायग्राम। इतना इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो वो सारा मेथड यही है। फिर हम इसको क्या करते हैं, मैच करा लेते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं कि किसका सैंपल मैच कर रहा है। तो ये तीनों का सैंपल हमने यहाँ अलग कर लिया था। फिर जो सस्पेक्टेड साइट से हमने उठाया है उससे मैच करा के देखेंगे, जिससे भी मैच करेगा वही क्या होगा, सस्पेक्ट होगा हमारा। फाइंड आउट कर लेंगे। देखिएगा VNTR belong to a class of satellite DNA refers to as the mini satellite। अंडरलाइन करिए, माइक्रो और मिनी
मिनी सैटेलाइट दो तरह के मिले थे ना हमको, तो मिनी सैटेलाइट का यूज हम किस में करते हैं, VNTR मेथड में हम करते हैं, माइक्रो का नहीं करते। A small DNA sequence is arranged randomly in many copies number and the copy number vary from chromosome to chromosome in an individual। तो हर एक इंडिविजुअल में ये जो नंबर है ना वो क्या करता है, वैरी करता है। जैसे मैंने थर्ड क्रोमोसोम का लिया था, ऐसे ही ये सिर्फ मैंने एक सैंपल लिया है, ऐसे ही हम सारे क्रोमोसोम्स का निकालते हैं और फिर हम मैच कराते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी का एक क्रोमोसोम मैच कर जाएगा तो हम निकाल देंगे। वैसे तो कहने के लिए हमारा 6 क्रोमोसोम चिंपांजी के सिमिलर है ना, 6 क्रोमोसोम हमारा क्या है, चिंपांजी के 6 क्रोमोसोम से हूबहू मैच कर जाता है। तो क्या करेंगे, तो एक ही के बेसिस पर हम नहीं करते हैं, हमने जैसे एक सैंपल लिया है ऐसे ही हम सारे क्रोमोसोम्स का सीक्वेंस पता करते हैं और जो सस्पेक्ट होता है, ठीक है, जो साइड से हमने बताया है उसके सारे क्रोमोसोम्स को हम मैच कराते हैं, जो मैक्सिमम मैचिंग कर जाएगा फिर उसी को हम फाइंड आउट करेंगे। पैटर्निटी टेस्ट में नहीं मैच करता है, क्या मतलब बाइंडिंग पैटर्न ये इतना मैच करेगा, बाइंडिंग पैटर्न जो है वो मैच करता है, कुछ सीक्वेंस होते हैं ना पर्टिकुलर सीक्वेंस, वो उतने सीक्वेंस उसके मदर और फादर के से मैच कराएंगे। एक्चुअली दोनों की ही कॉपी तो आई होगी, तो उन दोनों से तो मैच करेगा नहीं, सबका अलग तो है। मैं तो कह रहा हूँ कि इसके 4 है, इसके 4 है, अब हो सकता है फादर के उसके 4 रहा हो, मदर के भी रहा हो, तो तभी तो आया है 4 के कॉम्बिनेशन में। यहाँ फादर का 3 था, मदर का 5 था, उसी क्रोमोसोम वेरी किया कि नहीं किया, तो इस बेसिस पर मैचिंग हो जाएगी ना कि ये थर्ड क्रोमोसोम पे फादर वाले में या मदर में किसी में पे 3 या 5 होगा कि नहीं, तो मैच करेगा, उतना तो मैच करेगा। अगर सस्पेक्ट नहीं मिलता है या उसका सैंपल नहीं मिलता है तो उसके घर वालों का सैंपल ले लेते हैं और उससे फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि बाकी से वो ज्यादा मैच करेगा ना। द नंबर ऑफ रिपीट सो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो बहुत वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म मतलब इतना ज्यादा वेरिएबिलिटी है कि मैच नहीं करने के चांसेस है किसी दो इंडिविजुअल के आपस में। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि फादर मदर से 100% मैच करेगा, 50-50% मैच करेगा, 50% एक का जन 50% दूसरे से। यहाँ देखिए इसमें नहीं समझ में आएगा, इसमें नहीं समझ आएगा, इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हाईली वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट है। अब मान लीजिए फादर पे 3 रहे हों और मदर पे 5 रहे हों, इस पे तो 3 और 5 हो गए ना, तो कहाँ मैच किया 100% किसी एक का। हाँ लेकिन 50% दोनों से मैच करें, 50-50%। As a result, the size of VNTR varies in the size from 0.1 to 20 kilobyte. Sorry, kilo base pair, byte नहीं, kilo base pair. किलो बेस पेयर मतलब 20,000 बेस पेयर और 0.1 बेस पेयर मतलब 100 बेस पेयर से लेकर के 20,000 बेस पेयर तक की मैचिंग हो सकती है। Consequently, after the hybridization with the VNTR probe, the autoradiogram give many bands of the different size। अब इसको कलर के बेसिस पे एनसीईआरटी में आपको दिखाया गया, ठीक है। तो जिससे कलर मैच कर जाएगा उतने दूर का, तो उसी के बेसिस पे हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसी को बाइंडिंग पैटर्न बोलते हैं। क्रोमोसोम में बाइंडिंग पैटर्न पाया जाता है, जैसे मसल्स पढ़ते हैं ना, डार्क और लाइट बैंड पाया जाता है, ऐसे क्रोमोसोम में भी डार्क और लाइट बैंड पाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन, पढ़ा है ना। तो जितना कोड करेगा वो यूक्रोमैटिन, और जब नहीं कोड करता है वो हेटेरोक्रोमैटिन, वही हेटेरोक्रोमैटिन का पार्ट जो होता है जहाँ पे वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स पाए जाते हैं। gives many bands of different size. The VNTR band give a characteristic pattern of an individual DNA.
It differs from individual to individual in a population, except in the case of monozygotic or identical twins. Underline करिए, इनका हो बहुत similar है. That's why the monozygotic twins said to be clone. क्या कहे जा सकते हैं? क्लोन कहे जा सकते हैं. Genetically as well as phenotypically similar होते हैं. तो क्लोन के लिए भी यही कंडीशन होती है. क्लोन की यूनिट जैसे मान लीजिए कि मैंने एक क्लोन बनाया, ठीक है, इसी के हूबहू कॉपी मैंने 100 तैयार कर ली, तो वो तो हमको पता है कि सबको क्लोन कहते हैं, लेकिन एक को क्या कहते हैं? क्या प्लांटलेट बोलते हैं, एक्सप्लांट नहीं, प्लांटलेट. टिश्यू कल्चर में बोलते हैं. हाँ. रेमेट क्या है? नेक्स्ट देखिएगा. The sensitivity of the technique has been increased by use of the polymerase chain reaction, that is PCR. You will study about in the chapter 11. कह रहे हैं कहाँ पर पढ़ेंगे? बायोटेक्नोलॉजी. Consequently, DNA from a single cell is enough to perform the DNA fingerprinting analysis. तो एक ही सेल से मिला हुआ DNA बहुत ही काफी है. इसके लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए, नहीं कि बहुत ज्यादा सैंपल चाहिए, एक सेल ही काफी है. क्या हुआ? पीसीआर करते हैं इसलिए. हाँ. In addition to application in forensic science, इसका इसमें forensic science में application है. It has much wider applications such as the determining the population and genetic diversity. Population और genetic diversity का पता लगाने के लिए कि जैव विविधता कितनी है, वेरिएशन कितनी है. जैसे आज जब आप इकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन दिया गया है कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों है, क्या जरूरत है? कह रहे हैं 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट राइस की वैरायटी पाई है, तो इतनी वेरिएबिलिटी की क्या जरूरत है? ड्यू टू एडाप्टेशन. क्या है? एडाप्टेशन जैसी जरूरत होती है, जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर होता है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने अंदर एडाप्टेशन कर लेता है. तो दैट्स व्हाई क्रिएटेड the different species, the genetic diversity. Currently many different probes are used to generate the DNA fingerprinting. कई सारे प्रोब का यूज किया जा रहा है इसमें DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए. ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया. काफी लंबा चैप्टर था और 2-3 महीना लग गया. बीच में क्लासेस बंद हो गए थे, 2-3 महीना ही तो लगा.